आज हम पंचायती राज पर चर्चा करेंगे। यह लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। ये बेसिकली किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण सिद्धांत पे आधारित होता है। किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर। यानी शक्तियाँ क्या की गई? राज्य सरकार और पंचायतों में बांट दी गई हैं। क्या की गई हैं? राज्य सरकार और पंचायतों में बांट दी गई हैं, ठीक है ना। फिर से देखते हैं मित्रों, इसमें इसे पृथक्करण का सिद्धांत कहिए या विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहिए, ठीक है। पंचायतें हमारे देश में प्राचीन समय से ही उपस्थित रही, लेकिन उनका फॉर्मेट अलग था। जब लॉर्ड रिपन आए तो इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया, इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। असली फॉर्मेट में हम तब आए, ठीक है ना। असली फॉर्मेट में मित्रों तब आए जब 1947 में हमको आज़ादी मिली। उसके बाद से पंचायतें अपना मूल रूप लेना शुरू की, ठीक है ना। जब हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके बाद से पंचायतों के विकास के लिए धीरे धीरे काम शुरू हो गया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? 1952 में शुरू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में शुरू हुआ। आगे चल कर के एक कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। इस कमेटी ने क्या किया? भारत में पंचायती राज लागू करने का सुझाव दिया। इस कमेटी का गठन हुआ था 1957 में। इसने भारत में कहा कि कौन सा पंचायती राज लागू कीजिए? 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की, 3 स्तरीय पंचायती राज की, ठीक है ना। इसी के आधार पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश, जहां ये लागू हुआ। नवंबर 1959 में यूपी में भी पंचायती राज को लागू कर दिया गया, लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था में नहीं था, ठीक है ना। जैसे सामान्य भाषा में समझिए तो पहले मुखिया कौन होता था? गांव का दबंग आदमी या गांव का सबसे बड़ा आदमी ही मुखिया हो जाता था। और चुनाव कैसे हो गया कि बागीचे में लोग खड़ा हुए, हाथ उठा दिए कि के प्रधान बने, बात खत्म हो गई। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों का प्रावधान है। 243 से 243 ओ तक पंचायतों का प्रावधान है। संविधान के किस भाग में? भाग 9 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा? 11वीं अनुसूची। और पंचायतों में जानते हैं कितने विषय होते हैं? 29 विषय। पंचायतों में कितने विषय होते हैं? 29 विषय। पंचायतों में कितने विषय? 29 विषय। तो याद रखना है, भाग 9, 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243 से 243 ओ और 29 विषय। हालांकि अगर आप राज्य के नीति निदेशक तत्वों में देखेंगे तो अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा की गई है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगर पंचायतों के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 40 पंचायती राज के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ। और कौन सा भाग? भाग 9। किस अनुसूची से? 11वीं अनुसूची। कितने विषय पंचायतों में? 29 विषय। किस कमेटी की रिपोर्ट पे लागू हुआ था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पे लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद भी कई कमेटियां बनी। जैसे मान लीजिए 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी ये बनी 1957 में। कब बनी? 1957 में। इसने क्या सुझाव दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। इसके बाद एक और कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी ने, इसका गठन हुआ 1977 में। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज कर दिया। 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता, 3 शब्द तो 3 स्तर की कमेटी।
अशोक मेहता, 2 शब्द तो 2 स्तरीय कमेटी, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, किसने? बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता ने कहा 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। दोनों क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखिए एल.एम. सिंघवी समिति बनी, एल.एम. सिंघवी समिति बनी, ठीक है ना, ये भी इसी संबंधित है। तो अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है ना। फिर देखिए आगे जाते हैं तो आप देखेंगे कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्यों मनाते हैं? तो सीधा सीधा है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य तो था राजस्थान, लेकिन पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो पंचायती राज की बात करेगा तो हम लगाएंगे राजस्थान, और पंचायती राज अधिनियम की बात करेगा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। तो पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान और पंचायती राज अधिनियम शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब देखिए यहाँ एक टैली याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन जो है वो क्या है? पंचायती राज है, और 74वां संविधान संशोधन वो भी 1993, ये क्या है? ये नगर निकाय से संबंधित है। क्या है? नगर निकाय से संबंधित है। किसे है? नगर निकाय से। ये देखिए भाग 9 में है, पंचायती राज किस में है? भाग 9 में। तो नगर निकाय किस में है? भाग 9A में है। नगर निकाय किस में है? भाग 9A में है। पंचायतों में 29 विषय हैं, तो इसमें विषय घट जाते हैं, 18 विषय हैं। कारण गांव में चरागाह होता है, गांव में चर्म स्थान होता है, गांव में सौर स्थान होता है, शहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो पंचायतों में 29 विषय और नगर निकायों में 18 विषय। अब यहाँ एक मामला है कि कहाँ पंचायतें होती हैं और कहाँ नगर निकाय होता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि नगर उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 शर्त पूरी करता हो। नगर कितनी शर्त पूरी करता है? 3 शर्त पूरी करता है। पहली, जनसंख्या जो है वो 5000 से अधिक हो। पहला क्या शर्त क्या है? कि जनसंख्या 5000 से अधिक हो। दूसरा शर्त है कि जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व वो 400 से अधिक हो, यानी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या, खाली कार्यशील मतलब क्या? 15 से 64 वाले लोग, इनका अगर 3/4 से भाग, 3/4 भाग से अधिक, यानी 75% से अधिक गैर कृषि कार्य में लगा हो। किस में लगा हो? गैर कृषि, यानी कृषि न करता हो। तो समझिएगा, शहर नगर उनको कहेंगे जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, जनसंख्या घनत्व तो 400 से अधिक हो, और पुरुषों की कम से कम 75% से अधिक आबादी क्या करती हो? गैर कृषि कार्य करती हो। तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। और जो नगर होगा वहाँ कौन सी व्यवस्था लागू होगी? नगर निकाय की व्यवस्था लागू होगी, ठीक है ना। और अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो जो नगर नहीं हो, गांव है। इन तीनों शर्तों में से एक भी शर्त अगर कोई पूरा नहीं करेगा तो ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा और वहीं पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी। चलिए मित्रों, अब देखते हैं यूपी में क्या व्यवस्था है पंचायती राज का। तो यूपी में 3 स्तर हैं पंचायती राज के। सबसे छोटे पे होती है ग्राम पंचायत, उससे ऊपर होती है क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत। ये यूपी की व्यवस्था है। सबसे छोटी ग्राम पंचायत, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत और सबसे बड़ा जिला पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत में प्रधान, जिसको हम ग्राम सभा अध्यक्ष कहते हैं, और प्लस सदस्य होते हैं। सदस्य इसमें अधिकतम 15 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधान प्लस सदस्य होते हैं, सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15। ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है। क्षेत्र पंचायत में क्या होता है? हमने पढ़ा होगा, BDC चुने जाते हैं। क्या होते हैं? BDC। तो BDC का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। तो BDC चुने जाते हैं। ये लोग क्या चुन देते हैं? प्रमुख। किसको चुन देते हैं? प्रमुख। जिला पंचायत में क्या होता है? हम जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं और सभी सदस्य मिलकर किसको चुन देते हैं? अध्यक्ष को चुन देते हैं, ठीक है ना। यानी प्रधान के चुनाव में हम सीधे वोट देते हैं, यानी डायरेक्ट। ग्राम सभा सदस्य में देते हैं डायरेक्ट,
बीडीसी को देते हैं डायरेक्ट, लेकिन प्रमुख को हम वोट नहीं देते, इसलिए इनका चुनाव हम कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत सदस्य को हम कैसे चुनते हैं, डायरेक्ट, और अध्यक्ष को हम ना इनडायरेक्ट चुनते हैं, क्योंकि जानते हैं क्या, हमने सदस्य चुना, सदस्यों ने किसको चुन दिया, अध्यक्ष को चुन दिया। तो यूपी में यही व्यवस्था है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वह जिले का प्रथम नागरिक होता है, जिले का प्रथम नागरिक होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है, और जिले के जितने एमपी, एमएलए या एमएलसी होते हैं सभी इसके पदेन सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है ना मित्रों। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ आरक्षण भी है, पंचायतों में क्या है, आरक्षण है, सीधा सीधा है। देखिए एससी एसटी का आरक्षण तो लोकसभा विधानसभा में मिलता है, लेकिन ओबीसी महिला का नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ओबीसी का भी है और किसका है, महिला का भी है। यानी एससी को भी मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को भी, महिला को भी। किस आधार पर करते हैं, परिसीमन किया जाता है हर बार, और परिसीमन के आधार पर तय होता है कि ये सीट कैसी रहेगी, एससी रहेगी, एसटी रहेगी, ओबीसी रहेगी या महिला रहेगी। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि पंचायतों में एक प्रावधान है कि महिला आरक्षण जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50%, और मिनिमम कितना हो सकता है, 33%। यानी कम से कम 33% महिला आरक्षण रहेगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50%, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो जानते हैं 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार है। और आज की डेट तक 17 राज्यों ने व्यवस्था दे दी है। कितने राज्यों ने, 17 राज्यों ने महिलाओं को कितना आरक्षण दे दिया है, 50%। मिनिमम है 33%। हमारा स्टेट है यूपी, यूपी में ध्यान रखिएगा महिला आरक्षण कितना है पंचायती राज में, 33% है, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, उम्र की बात करते हैं, एज की। तो वोट देना इसमें क्या हो जाएगा, 18 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी है वो डाल सकते हैं। जनरली यही है सब जगह, ठीक है ना भाई। आप विधानसभा में भी 18 में वोट डाल सकते हैं, लोकसभा में भी डाल सकते हैं, तो इसमें भी उतना ही है, 18 की उम्र वाले लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चुनाव लड़ने की उम्र क्या है, चुनाव लड़ने की, तो ध्यान रखिएगा जितने भी चुनाव है इसमें उसके लिए मिनिमम एज क्या है, 21 साल है। मिनिमम एज क्या है, 21 साल है। 21 साल से कम में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और मैक्सिमम कितनी एज है, तो मैक्सिमम की कोई अवधारणा नहीं है, जब तक आपके घुटने में जान है तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और हम ध्यान देंगे, चुनाव कराता कौन है, चुनाव कराता कौन है, तो जानते हैं इसके लिए बना है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बना है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये 1994 में गठित हुआ, जब अधिनियम आया उसके बाद ही इसको गठित किया गया, 1994 में गठित किया गया, और यही करता है, ठीक है ना। कौन चुनाव कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, डीएम होता है। जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, डीएम होता है, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, अब हमने चर्चा कर ली कि कितनी उम्र होगी, कितना क्या होगा। अब यहाँ एक बड़ा टर्म है, लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत में ना गांव के सभी लोग, सीधा सीधा समझिएगा, गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। गांव के सभी लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा आदमी हो, सभी लोग शामिल होते हैं, उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा में केवल वो लोग शामिल होते हैं जो 18 की उम्र पूरा कर चुके हैं। ग्राम सभा में केवल वो लोग शामिल होते हैं जो 18 की उम्र पूरा कर चुके हैं। वेन डायग्राम से अगर समझना चाहें तो देखिए ऐसे है, बड़ा वाला गोला क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, क्योंकि यहाँ गाँव के सभी लोग हैं, और छोटा वाला गोला क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा में केवल वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है। अब देखिए चुनाव में भाग कौन लेगा, ग्राम सभा भाग लेगी। अगर आपसे कोई पूछे चुनाव कौन करता है ग्राम प्रधान का, तो ग्राम सभा करती है। और कहे कि शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ग्राम पंचायत है। सबसे छोटी इकाई अगर आपसे कोई कहता है शासन की, तो क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत कहेंगे। लेकिन कहे कि चुनाव में भाग कौन लेता है, ग्राम सभा भाग लेती है। वजह हमने आपको बताया, ग्राम पंचायत में सभी लोग होते हैं गाँव के, और ग्राम सभा में जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है केवल वही लोग होते हैं, ठीक है ना। चलिए मित्रों, अब इनका कार्यकाल देख लीजिए। पंचायतों का कार्यकाल एज यूजुअल जितना है 5 साल होता है। कब से, शपथ ग्रहण के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से
मान लीजिए कोई मन बढ़ू शपथ ग्रहण न करेगा 5 साल में इसी तरह से काट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शपथ ग्रहण कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? शपथ ग्रहण कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? तो रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर शपथ ग्रहण अनिवार्य है। 30 दिन के अंदर शपथ ग्रहण अनिवार्य है, मतलब रिजल्ट आएगा उसके 30 दिन के अंदर आपको शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका निर्वाचन क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। अब यानी शपथ ग्रहण से कितना कार्यकाल होता है इनका? 5 साल का। इसमें कोरम है या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में कोरम नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ एक नई व्यवस्था लागू की गई है, राइट टू रिकॉल, यानी जिसने चुना है अगर वो आपसे असंतुष्ट है तो वो आपको चुनाव द्वारा ही पुनः वापस बुला सकता है। इसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। यहाँ पे लागू है, स्विट्जरलैंड से लिया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। सदस्य लाएंगे अध्यक्ष के खिलाफ, उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाने पर मान लीजिए प्रधान जी हैं, उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। उनका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा और पुनः चुनाव कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रधान जी की दुल्हन है चाहे प्रधान जी के लड़का प्रधान जी हो जाएंगे, पुनः चुनाव कराया जाएगा। और कितने माह के अंदर करा लिया जाएगा? 6 माह के अंदर। कब करा लिया जाएगा? 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। 6 माह के अंदर क्या करा लिया जाएगा? चुनाव करा लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 6 महीने से कम समय बचा, प्रधानी खत्म होने वाला, 4 साल 7 महीना हो गया, तो ये कहा जाता है कि ठीक है 6 महीने से कम समय है तो चुनाव नहीं कराया जाएगा, नेक्स्ट टर्म में चुनाव करा लिया जाएगा। ये हो गया आपका चुनाव का व्यवस्था, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको ये ध्यान देना है कि इसमें पंचायतों में काम इनके क्या होते हैं। तो इनके लिए पैसा कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य वित्त आयोग। जैसे आपने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार, ये भी प्रावधान किस में है? 243 आई और वाई में है। जानते क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है कि केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्यों के बीच धन का वितरण करता है। इसी तरह से इसमें है कि राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायती निकाय के बीच धन का वितरण करता है। पंचायती निकाय के बीच धन का वितरण करता है। यही ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बड़ा विवादित होता है कि ग्राम प्रधान का सचिव कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रधान का जो सचिव होता है किसी भी मामले में, वो हल्का का लेखपाल होता है। उस हल्के का लेखपाल ग्राम प्रधान का क्या माना जाता है? सचिव माना जाता है। उस हल्के का लेखपाल क्या माना जाता है? ग्राम प्रधान का सचिव माना जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए अब देखिए, पंचायती राज में कोरम नहीं है, अभी हमने आपको बताया पंचायती राज में कोरम की व्यवस्था नहीं है, कोरम नहीं होता है, ठीक है ना। ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू, अभी हम बताएं ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। फिर आगे हम देखेंगे कि मान लीजिए अब कहाँ किन राज्यों में 2 स्तर का है, किन राज्यों में 3 स्तर का, किन राज्यों में 4 स्तर का है। तो 1971 में जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम थी वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायती राज था। अभी भी वही लागू है, 2 स्तरीय पंचायती राज। यूपी जैसे बड़े राज्यों में कौन सा है? 3 स्तरीय। यूपी जैसे बड़े राज्यों में कौन सा लागू है? 3 स्तरीय। पश्चिम बंगाल एकलौता राज्य है जहाँ चतुर्थ स्तरीय लागू है। कौन सा लागू है? चतुर्थ स्तरीय। जैसे अगर आप यूपी से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक इकाई होती है ग्राम पंचायत से ऊपर, न्याय पंचायत। वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है लेकिन होती है। अगर आप ब्लॉक में जाएंगे तो पता चलेगा कई ग्राम पंचायत मिलकर न्याय पंचायत हो गई है और कई न्याय पंचायत मिलकर के क्या हो गया है? क्षेत्र पंचायत हो गया। लेकिन न्याय पंचायत को हमारे वहाँ संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है मित्रों। अब देखते हैं कि क्या पंचायती राज पूरे भारत में लागू है? पंचायती राज पूरे भारत में लागू है तो हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में कई जगह क्षेत्रीय परिषदें लागू होती हैं। फिर से देखिए, एक कानून बना है पंचायती राज के लिए, पेशा एक्ट। पेशा एक्ट, पेशा एक्ट 1996। इसके द्वारा जानते हैं क्या हुआ है? पेशा एक्ट 1996 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि पंचायती राज कहाँ लागू किया जाएगा? आदिवासी क्षेत्रों में। उनके हिसाब से, किसके हिसाब से? आदिवासियों के हिसाब से। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है कि पेशा एक्ट क्या है, तो पंचायती राज को आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने से संबंधित है। फिर देखिए, एक राज्य ऐसा है जहाँ पे कोई भी आरक्षण नहीं है, पंचायती राज में आरक्षण नहीं है। ये भी प्रश्न आ चुका है, आरक्षण नहीं है तो ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण लागू नहीं है, ठीक है मित्रों।
चलिए फिर आगे देखते हैं कि जो पंचायतों में प्रधान जी होते हैं, ग्राम प्रधान हुए, बीडीसी हुए, ये लोग क्या करते हैं ना, एमएलसी के चुनाव में भी भाग लेते हैं। 1/3 सदस्य का चुनाव स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, तो ये लोग एमएलसी के चुनाव में भी क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। एमएलसी के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से पंचायती राज समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 78 80 55 56 57 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।